जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, पदार्थ को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ के क्या गुण धर्म है, रासायनिक गुण धर्म क्या है, भौतिक गुण धर्म क्या है, और रासायनिक और भौतिक गुण धर्म के आधार पर पदार्थ अलग कैसे होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम आगे समझेंगे उदारोपातन प्रक्रिया क्या है, वाष्पीकरण क्या है, हिमांक क्या है, संघनन क्या है, द्रवनांक क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ जो होता है, पदार्थ को अंग्रेजी में हम मैटर कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं समझो वहां हम खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि यह एक मजाक है, सीरियस मत लीजिए। देखिए, पदार्थ को जो है हम दो भाग में बांटते हैं। पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, एक भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण और रासायनिक गुण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, आपको भौतिक गुण जो होता है वह आपको उसकी संरचना, आकृति और उसके गुण, रंग, आकार के आधार पर तय किया जाता है, उसे हम भौतिक गुण कहेंगे। लेकिन जब वही पदार्थ का जो है क्रिया या उसके अभिक्रिया जो होती है, उसके अंदर की जो क्रिया होती है या उसको क्रिया, रिएक्शन, किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करने का जो गुण है वह रासायनिक गुण के आधार पर तय होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम समझेंगे कि भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पदार्थ है क्या, व्हाट इज मैटर, यानी व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है। तो देखिए, पदार्थ को परिभाषित हम इस रूप में करेंगे कि पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो और जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, याद रखिएगा, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे पदार्थ। उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, यानी कि दुनिया की वह कोई भी वस्तु आप ले लेते हैं जिसमें कोई ना कोई वजन हो, जो कुछ स्थान को घेर ले और जो अवरोध, अवरोध का अर्थ होता है रुकावटें पैदा करती हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। कहने का सेंस है क्या, आपसे एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, क्या हवा जो है वह पदार्थ हो सकता है? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए कि हो सकता है। कोई पूछा कि कैसे होगा, बताइए, हवा क्या रुकावटें पैदा करती है, अवरोध उत्पन्न करता है? जी हाँ। आज जब तेजी से दौड़ के आप देखिएगा तो आपको अनुभव होगा कि हवा जो है आपको पीछे की ओर धकेल रहा है। तो यह क्या है, यह रुकावटें यानी अवरोध का क्या है, आपको अनुभव कराती है। ठीक है, तो हवा भी क्या हो जाएगी, पदार्थ हो जाएगी। अच्छा देखिए, कोई भी चीज, चाहे आप जितना छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा वस्तु को ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ तो वजन होता है। ठीक है, या तो एक चट्टान को ले लीजिए या एक सुई को ले लीजिए, सुई में भी अपना एक वजन है, सुई भी अपना एक स्थान घेरता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिए कि जो बड़ा होगा वही पदार्थ होगा, छोटा होगा उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। नहीं, दुनिया की वह कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेर सकती है, जिसका आयतन हो, यानी कहने का अर्थ हो जिसमें वजन हो, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो और वो जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आप पदार्थ को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब पदार्थ को दो रूप में बांटेंगे, एक भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को जो है वह तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में भौतिकी गुण के आधार पर पदार्थ को हम लोग बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, समझते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो समझिए, ठोस वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए ईंट, पत्थर, कॉपी, किताब। ठीक है, यहाँ तक कि मनुष्य है, ये भी क्या ठोस है। ठीक है, ठोस आप उसको कह सकते हैं जिसका आयतन फिक्स है, यानी वजन फिक्स है, बढ़ घट नहीं सकता। ठीक है, जब तक कि आप बढ़ा घटा न सकते हैं तब तक। ठीक है, और उसका आकृति भी निश्चित होता है। आकृति निश्चित का अर्थ है कि आप जो है बिना बाहरी बल या बिना बाहरी दाब लगाए उसके आकृति को आप नहीं बदल सकते, अपने आप वो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठोस पदार्थ की खासियत होता है कि ठोस पदार्थ जिन अवयवी कणों से मिल करके बने होते हैं, उनके बीच का जो है ना कण जो है एक दूसरे के साथ काफी नजदीक में होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ठोस पदार्थ की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि उन कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता, जिससे न उस कणों के बीच में ज्यादातर हवा भर सकता है और न ही कोई बाहरी पदार्थ उसमें, बाहरी पदार्थ के कण सम सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ठोस पदार्थ के आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं। अब आगे समझिए द्रव।
द्रव क्या है? तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनकी आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, आयतन इसका निश्चित होगा और आकृति अनिश्चित होगा। कहने का अर्थ होगा कि अगर आप पानी को लेंगे, अगर 5 लीटर आप पानी को ले रहे हैं तो वो 5 लीटर पानी यहाँ भी है, और अगर उसको आप एक बर्तन में रखते हैं तो वो 5 लीटर होगा। अगर उस बर्तन से निकाल करके दूसरा बर्तन में अगर आप रख दें, ठीक है, तो वो 5 लीटर रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। कहने का अर्थ है कि अगर आप जो है पानी को जो है आप एक बाल्टी में रखते हैं तो वो बाल्टी की आकृति का हो जाएगा, अगर आप उसको एक गिलास में रखते हैं तो गिलास की आकृति का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका आकृति फिक्स पानी का नहीं है। ठीक है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वही वाला कहानी कि कहीं भी पानी को रख दो उसका आकृति उसी रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो द्रव हम उसको कहेंगे। जैसे द्रव का उदाहरण आप जल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ठीक है, एल्कोहल ले लीजिए, ये सब क्या द्रव का उदाहरण है। अब आइए गैस समझते हैं। गैस वे पदार्थ है जिसका ना आयतन निश्चित है और ना ही आकृति निश्चित है, यानी यह बस मतलब जहां शाम वहीं सवेरा, या कहीं भी है वहीं पर इसकी है डेरा। यानी कहने का अर्थ है कि गैस की ना आकृति निश्चित है, यानी ये जहां है उसी आकृति में हो जाएगा। अगर एक सिलेंडर में भर दे तो सिलेंडर की आकृति का हो जाएगा, एक डब्बा में पैक कर दे तो डब्बा की आकृति का, एक रूम में पैक कर दे तो रूम की आकृति का, एक बैलून में भर दे तो बैलून की आकृति का। यानी इसकी आकृति भी कोई फिक्स नहीं होती और इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता। इसका आयतन फिक्स नहीं होने का अर्थ जो है कि यह बढ़ घट सकता है इसका वजन, क्योंकि जो है गैस में बहुत सारे धूल कण वाष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे गैस वाष्प और जो है धूल कण इसमें मिले होते हैं। तो गैस की आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। गैस का उदाहरण आप बहुत सारे गैस का नाम सुनेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या गैस के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस की आप परिभाषा अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए मेजर अंतर हम समझते हैं कि मुख्य अंतर ठोस, द्रव और गैस में आखिर है क्या। तो देखिए इस चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट को अगर आप अच्छे ढंग से आप समझ गए तो ठोस, द्रव और गैस का कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर को आप, पदार्थ चैप्टर को आप इतना हल्के में ना लीजिए, क्योंकि पदार्थ चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप इसके बारे में अच्छे ढंग से अगर नहीं याद करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको आगे बहुत ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए हम गुण, ठोस, द्रव और गैस, क्या गुण के आधार पर क्या कुछ गुण इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जिनमें देखा गया कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। तो गुण है कि आकार कैसे होते हैं। तो देखिए ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है, अभी आपको हम बता दिए। द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। यह तो आकार हो गया। आकार का मतलब आप समझ रहे हैं, आकृति। ठीक है, रूप। चलिए आइए आयतन। आयतन का मतलब आप आयतन को वजन से आप ले सकते हैं। ठीक है, आयतन का अर्थ क्या हुआ, वजन, भार। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, ठोस पदार्थ का निश्चित होता है। जैसे अगर ये मार्कर जो है 50 ग्राम का है, अगर यहाँ 50 ग्राम के है, इसे अगर जमीन पर गिरा दे फिर भी यह 50 ग्राम के ही रहेगा। अगर दूसरा जगह लेके चले जाए तो भी यह 50 ग्राम का होगा। ठीक है, यानी कि इसका आयतन क्या होते हैं, निश्चित। द्रव का भी निश्चित होता है। उदाहरण बताए ना कि अगर आप 5 लीटर पानी को अगर आप एक बर्तन में रखते हैं तो वो 5 लीटर है, अगर उसी बर्तन में से उस 5 लीटर पानी को निकाल कर दूसरे बर्तन में आप रख देंगे तो भी वो 5 लीटर का ही होगा पानी। ठीक है, तो 5 लीटर होगा। तो इसका भी आयतन क्या होते हैं, द्रव का निश्चित होते हैं। लेकिन गैस का निश्चित होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल कण, जलवाष्प जो होते हैं क्या होते हैं, समाहित होते हैं। ठीक है, चलिए तो आकार और आयतन के आधार पर ठोस, द्रव और गैस का अंतर समझिए। अब अंतरा अणु का स्थान, ये क्या है सर, पहले समझिए। देखिए कोई भी पदार्थ दुनिया के बना हुआ कोई ना कोई से कण से मिल करके बना होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कण से मिल करके जब वो बने होते हैं तो उनके कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं, खाली बोले तो रिक्त स्थान होते हैं। उसी रिक्त स्थान को एक विशेष नाम दिया गया जिसे अंतरा अणु का स्थान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अंतरा अणु का स्थान क्या है, तो किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब अंतरा अणु का स्थान कहते हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, दुनिया के कोई भी पदार्थ है उनके कणों के बीच में या तो ज्यादा रिक्त स्थान या कम रिक्त स्थान रहेगा, यानी रिक्त स्थान रहेगा, यह फिक्स है। तो ठोस पदार्थ के जो है कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं और यही रिक्त स्थान कम होने के कारण जो है वह कम जो है कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, यानी अपना स्थान को नहीं बदल पाते, जिसके कारण ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है। याद रखिएगा, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होने का मुख्य कारण जो है वह अंतरा अणु का स्थान और आकर्षण बल है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे अगर यह बात पूछ दी जाए कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित ही क्यों होती है, क्योंकि ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम और आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। रिक्त स्थान कम होते जिसके कारण कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते। आकर्षण बल इतना
जबरदस्त उन दो कणों के बीच में लगा हुआ है आकर्षण कि वह हिलने नहीं देता है कणों के बीच में। और यही दो कारण है जिसके कारण ठोस पदार्थ की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो ठोस पदार्थ के अंतरानुक स्थान बहुत ही कम होंगे अभी अभी कण के बीच में, द्रव में कुछ अधिक, अधिक कहने का अर्थ सर कितना अधिक, तो ठोस की अपेक्षा अधिक होंगे, ठीक है, ठोस की अपेक्षा अधिक होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कहने का अर्थ सर, अगर हम मान के चलिए यह आपको हम ठोस ले लें, यहाँ पर आपको अगर हम ठोस ले लेते हैं, यह आपको द्रव ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको अगर हम गैस ले लेते हैं, ठीक है, यह ठोस द्रव और गैस है, तो आप समझिए जैसे कि ठोस के कण के बीच में इतना रिक्त स्थान है, मान के चलिए, मान लीजिए, ठीक, इतना, तो द्रव के बीच में इतना है, ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा है। अब देखिए गैस में बहुत ज्यादा, इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखिएगा ठोस पदार्थ होते हैं उसके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण कण क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंपन कर करके अपना स्थान को नहीं बदलते हैं। ये यही कारण है कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित, द्रव ठोस की अपेक्षा थोड़ा गैप ज्यादा होता है, इसी कारण जो है द्रव का जो है आकृति वह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इसी स्थान ज्यादा होने के कारण द्रव जो है क्या होते हैं, द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। और गैस में भी अगर ठोस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान द्रव या गैस के बराबर होता तो यह भी बह जाता, ठीक है, याद रखिएगा। बहने का गुण भी इसी अंतरानुक स्थान और आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। तो ठोस पदार्थ की अपेक्षा जो है ज्यादा होगा का अंतरानुक स्थान द्रव में, और गैस में बहुत ही अधिक होंगे, गैस में बहुत अधिक अंतरानुक स्थान है, जिसके कारण गैस को आप क्या आसानी से देख भी नहीं पाते, क्योंकि इसके कण एक जगह संघनित नहीं होते, और संघनित नहीं होने के कारण यह दिखाई हमें आंख से नहीं देता, ठीक है। जब यही संघनित हो जाते हैं तो हम लोग आंख से दिखाई देने, जैसे ठंड के समय कुहासा, कुहासा के रूप में जब गैस जलवाष्प के साथ मिलकर के एक साथ संघनित होते हैं तो कुहासा में दिखाई दे, या ठंड के समय में आप मुंह से वाष्प निकालेगा वो दिखाई देंगे, क्योंकि गैस ठंड के समय क्या होते हैं, ठंड के कारण संघनित होते हैं गैस के अवयवी कण, और जिसके कारण गैस हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ठंड के समय में। तो गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होते हैं, यही कारण है कि गैस में आप क्या आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि गैस तो हर जगह मौजूद है वायुमंडल में। तो आप समझ गए होंगे अंतरानुक स्थान। अब आइए आकर्षण बल। आकर्षण बल के मतलब दो कणों के बीच जो है लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं, जब वो दोनों कण आपस में एक दूसरे की ओर खींच रहा है एक दूसरे को, तो उसे हम आकर्षण बल कहेंगे। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल समझते हैं ना। आकर्षण बल जब दो वस्तु एक दूसरे को खींचे अपनी ओर तो आकर्षण बल, और एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे से दूर भागे तो वह प्रतिकर्षण बल होती है, ठीक है। आगे चल के कूलम के नियम में आप आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में आगे समझेंगे। तो देखिए आकर्षण बल ठोस पदार्थ के कणों के बीच बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, इन्हें उन्हें हिलने नहीं देता। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, ठीक है, और गैस में बहुत ही अधिक होता है, सॉरी बहुत ही कम होता है। ठोस में बहुत अधिक आकर्षण बल होते हैं, द्रव में उससे कम होता है आकर्षण बल, और गैस में बहुत ही कम होता है। इसलिए तो गैस को आप देखते हैं ना, अब गैस मौजूद है हर जगह, आप चल रहे हैं आसानी से, तो क्या ये आकर्षण बल कमजोर है, इसका आकर्षण बल थोड़ा रहता अधिक मजबूत रहता, ठोस की तरह ये पार ही नहीं लेता। आप एक दीवार को क्या करिए, आप दीवार को फाड़ के पार कर दिए, नहीं करिएगा। आप जल को फाड़ के पार कर दीजिए, आसानी से कर जाते हैं, लेकिन जल रुकावटें पैदा करती है। आप एक ऐसे ही दौड़े रोड पर, एक जल में दौड़े, आपको ज्यादा भार किसमें पड़ेगा, जल में दौड़ने में। क्यों? क्योंकि जल के जो है कणों के बीच रिक्त स्थान कम है, इसलिए वो इतना आसानी से अपने अंदर रास्ता देगा नहीं, और आकर्षण बल भी ज्यादा है इसलिए वो हटेगा नहीं। लेकिन गैस में देखिए आप आसानी से दौड़ते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान भी ज्यादा, आकर्षण बल भी कमजोर है। तो आप समझ गए होंगे रिक्त स्थान और आकर्षण बल के कम और ज्यादा होने के कारण क्या है, ठीक है। अब आइए संपीडन। संपीडन क्या है? संपीडन का अर्थ अगर ठेठ में कहे तो उसको हम कहते हैं ना चाप देना, ठीक है, कहते हैं ना कोई चीज को आप चापते हैं। तो जैसे कि देखिए संपीडन का अर्थ होता है ठोस को बहुत कम, जैसे ये मार्कर ठोस, अगर मार्कर को आप चापते हैं तो क्या ये छपाता है? नहीं छपाता। क्यों? क्योंकि यह ठोस है, इसके कण जो है इधर उधर हिलेंगे नहीं, क्योंकि कण के बीच खाली स्थान है नहीं, तो जाएगा कहाँ? आप ढकेल रहे हैं, आगे जगह नहीं तो जाएगा कहाँ से, ठीक है, जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? अब बहुत कम होगा, लेकिन अधिक किसमें होगा? द्रव में। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा थोड़ा संपीडन अधिक होगा, क्योंकि द्रव को आप लीजिए लेकर के चाप दीजिए, आप ऊंचा पा जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं चपाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा चपाएगा, तो इसमें संपीडन थोड़ा अधिक होगा। गैस में बहुत अधिक होता है ना। आप जो है कम से कम आप बहुत सारे, एक रूम के बराबर आप गैस को जो है आप इसको संपीडित कर करके आप एक छोटा सा बोतल में भर सकते हैं, ठीक है। आप एलपीजी गैस जो सिलेंडर हमारे घर में आती है, आपको पता है कि उसमें कितना गैस को जो है संपीडित कर करके उसमें भरा रहता है, बहुत,
ठीक है, समझिए 1-2 रूम के बराबर जो गैस होते हैं ना, 1 सिलेंडर गैस में भर दिया जाता है संपीड़ित करके। ठीक है, तो अगर गैस में संपीड़न का गुण नहीं होता तो बताइए क्या लगता है आपको, गैस जो है संपीड़ित का गुण नहीं होता तो उतना 2 रूम के बराबर गैस को जो है आप 1 सिलेंडर में भर सकते थे? नहीं। तो संपीड़न का गुण ही है जिसके कारण आप गैस को क्या सिलेंडर में आप भर देते हैं। ठीक है, तो इसमें संपीड़न बहुत अधिक अधिक संपीड़न होने का कारण क्या है, तो इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ज्यादा, एक कण यहाँ एक कण यहाँ आप ढकेलिए ना तो ये आकर के ऐजा तक आ सकता है। लेकिन अब एक द्रव है जो ऐजा पर जो है ये तनिए सा ना आएगा ये, लेकिन एक गैस है जो ऐसे है ये, अब इसको सॉरी एक ठोस है जो ऐसे है ये, इसको कहाँ ढकेलिएगा? ठीक है, तो इसके में कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है, यही कारण है कि इसमें संपीड़न होते हैं। रिक्त स्थान ज्यादा है, यही कारण है कि इसका आकर्षण बल जो है कमजोर है। रिक्त स्थान ज्यादा है, यही कारण है कि इसको में आप आसानी से चल देते हैं। तो रिक्त अंतरानुक स्थान और आकर्षण बल ठोस, द्रव और गैस को मेन रूप से अलग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से। अगला है बहाव। ठोस में बहाव नहीं पाए जाते हैं, द्रव में सर पाए जाते हैं। द्रव को जो है ना लुढ़का दीजिए ना, ढालाओं पर आप गिराइए, द्रव को ढुलक करके जो है चला जाएगा आगे। ठीक है, इसमें आप द्रव में क्या बहाव की प्रवृत्ति होती है, और गैस में भी बहाव की प्रवृत्ति, गैस जो है पवने बहती है ना, तो बहाव की प्रवृत्ति गैस में पाई जाती है। तो आप ठोस, द्रव और गैस को अच्छे ढंग से आप समझिए, इस चार्ट को आप याद रखिए ना, सब ठोस, द्रव, गैस का पूरा प्रश्न आपको से हल हो जाएगा। बस इसको आप ध्यान करें, इसको नोट कर ले। और जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठिए, आप अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखिए। एक बात आपको समझदारी इसी में है कि आपको लगता है कि सुन करके आप जो है सब चीज याद कर लिए, नहीं। आप चाहे कितना भी बड़ा जीनियस हो, आपको से याद नहीं होगा, विश्वास कीजिए, हम एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। इसको आप नोट करके 2-4 बार 10 बार अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, कॉपी कलम अपने साथ रखिए। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब आइए यहाँ पर पदार्थ की एक चौथी अवस्था को भी खोजा गया। पहले तो देखिए, पहले जब पदार्थ के जो है भौतिक रूप में 3 भाग थे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन आगे चल के एक और चौथी अवस्था की भी खोज किया गया जिसे कहा गया प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसी अवस्था होता है सर? ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए प्लाज्मा आप ऐसे समझिए, घर में आप हलवा खाते हैं ना, सूजी का आप हलवा खाते हैं, हलवा एक तरह से समझिए प्लाज्मा का उदाहरण है। कीचड़ देखें, कीचड़ में पानी और मिट्टी दोनों की मात्रा होती है अनुपातिक रूप से बराबर, तो न ज्यादा पानी है न ज्यादा मिट्टी है, तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? कीचड़। अब कीचड़ जो है आपको प्लाज्मा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लाज्मा का अर्थ हुआ कि न ज्यादा कठोर और न ही ज्यादा पतला, जिसको हम लोग कहते हैं, आप ठेठ भाषा में उसको कह सकते हैं, आप देहाती भाषा में गाढ़ा होता है। ठीक है, तो गाढ़ा होता है ना, तो पदार्थ की चौथी अवस्था वही है प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था को भी खोज कर दिया गया जिसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। हालांकि यह अभी जो है पूरी तरीका से सटिस्फाइड 5वीं अवस्था नहीं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, विशेष जानकारी इसके बारे में अभी नहीं है किताबों में। आगे चल के जब इस पर फाइनली रिसर्च हो करके जब इसकी परिभाषा हो जाएगी वैज्ञानिकों द्वारा, जब ये सिद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से, तब इसकी परिभाषा आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको खाली इतने याद रखना है कि ये पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, अब देखिए जल पदार्थ के तीनों भौतिक, देखिए जल एक ऐसा, जल ही जीवन है। देखिए जल एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में पदार्थ के तीनों भौतिक अवस्था के रूप में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस के रूप में सर जल आपको ठोस के रूप में बर्फ में मिल जाएगा, बर्फ के रूप में आपको मिल जाएगा ठोस रूप में, आपको द्रव में तो जल के रूप में आपको द्रव मिल जाएगी। ठीक है, गैस के रूप में तो वाष्प के रूप में आपको जल मिल जाएगा। तो जल तीनों अवस्था में, अगर ठोस रूप इसका देखना चाहें तो बर्फ, अगर द्रव रूप तो जल और गैसीय रूप तो वाष्प। ठीक है, तो जल के बारे में यह प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों भौतिक अवस्था के रूप में प्रकृति में मौजूद है, वह है जल। ठीक है, तो याद रखें, आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस के बारे में अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या, 5वीं अवस्था क्या, समझ गए। ठोस, द्रव और गैस में मेजर अंतर क्या है, कैसे हम ठोस, द्रव और गैस को अंतर करते हैं, ठोस, द्रव और गैस को हम कैसे जो है अंतर बता सकते हैं। तो आइए ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो आप समझ गए आप। अब हम चलते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। आइए अब हम समझते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो आपको पहले ही बता दिए कि तत्व, यौगिक और मिश्रण रासायनिक गुण के आधार पर है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व को हम लोग अंग्रेजी में एलिमेंट भी कहते हैं। तो तत्व क्या है? तो तत्व को हम लोग परिभाषित करेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ है यह शुद्ध होता है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिला हुआ। तत्व को शुद्ध पदार्थ माना गया, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, तत्व शुद्ध पदार्थ है और इसे कोई भी विधि या तो भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसे 2 या 2 से अधिक
पदार्थ या कहिए अवयव में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे हम क्या कहेंगे? तत्व। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। तत्व तो बहुत सारे होते हैं, आप जानते ही होंगे, तत्व चैप्टर में आपको हम पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो तत्व है शुद्ध पदार्थ। यौगिक आप समझते हैं कि यौगिक क्या है? तो देखिए, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ ही है। जैसे तत्व शुद्ध पदार्थ है, वैसे ही यौगिक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लेकिन यौगिक जो होता है या दो से अधिक तत्वों से ही मिलकर बना होता है। लेकिन दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आकर के मिलते हैं, और आपस में मिलने का अर्थ है कि आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलते हैं, रासायनिक क्रिया करके मिलते हैं, तब यौगिक का निर्माण होता है। याद रखिएगा, वह शुद्ध पदार्थ जो दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। यानी दो से अधिक तत्वों को ले लिए। जैसे सर मान के चले ऑक्सीजन एक तत्व है, ले लिए, हाइड्रोजन एक तत्व है, ले लिए, ये दोनों का एक निश्चित अनुपात मिला लीजिए। आप ऑक्सीजन का एक अणु ले लीजिए और हाइड्रोजन के 2 ले लीजिए और मिला दीजिए, तो बन जाएगा जल, H2O। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग से बनता है, वह पदार्थ क्या कहलाएगी? यौगिक कहलाएगी, यानी कंपाउंड कहलाएगी। उदाहरण के लिए जल, देखिए जल का सूत्र क्या था? H2O, इसका हम आपको बता दिए। तो याद रखिएगा, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर यह कि तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ तो हैं, लेकिन तत्व जो है एक ही अवयव से मिलकर के बने होते हैं, ये दो से अधिक अवयव से मिलकर के बने होते हैं, और वो भी किसका अवयव? तत्व के अवयव से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, याद रखिए, यानी तत्व से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर रखिए, निश्चित अनुपात में, ऐसा नहीं कि कोई भी अनुपात में ला करके मिला दिए तो बन गया यौगिक, नहीं, तो वो बन जाएगा मिश्रण। आगे समझिए, मिश्रण क्या है? मिक्सर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दो से अधिक तत्व या यौगिक, यानी दो से अधिक तत्व को ले लीजिए, एलिमेंट को या यौगिक को ले लीजिए, ठीक है, और उसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो बन गया, वो मिश्रण बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप दो से अधिक तत्व को ले लीजिए, दो से अधिक यौगिक को ले लीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो बन करके जो पदार्थ आएगा वो मिश्रण कहलाएगा, मिक्सर कहलाएगा। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मिश्रण सर शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये तो आप बताएं। देखिए, मिश्रण आप शुद्ध भी मान सकते हैं और शुद्ध भी मान सकते हैं। ज्यादातर मिश्रण को अशुद्ध की कैटेगरी में ही रखा गया, क्योंकि किसी भी अनुपात में मिला दी तो उसको शुद्ध नहीं मान सकते हैं, अशुद्ध मानते हैं। ठीक है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। देखिए, मिश्रण 2 कैटेगरी में बढ़ता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, इसके अवयव का अनुपात निश्चित हो रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि समांगी मिश्रण को आप जिस दो से अधिक तत्व या यौगिक से मिला करके उस मिश्रण का आप निर्माण करेंगे, जो समांगी मिश्रण होगा, उसका अवयव निश्चित अनुपात में मिला रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए ना, चीनी और जो है जल का मिश्रण ले लीजिए। आप चीनी को एक निश्चित अनुपात में और एक निश्चित अनुपात में जल को लेकर के मिलाते हैं ताकि शरबत बन जाए। ठीक है, तो यह निश्चित अनुपात में आप मिला करके बनाए, तो यह जो शरबत क्या कहा जाएगा? समांगी मिश्रण कहा जाएगा। लेकिन यही आप ले लीजिए बारूद, कुहासा, धुआं, ये सब क्या है? ये सब विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसके जो अवयव है, यानी जिस चीज से ये मिलकर के बना हुआ है, इसमें कोई भी अनुपात फिक्स नहीं किया गया है कि कुहासा में इतना जलवाष्प रहेगा, इतना ऑक्सीजन रहेगा, इतना धूल कर रहेगा, नहीं। तो जब किसी भी अनुपात में आकर मिल जाए और पदार्थ का निर्माण कर दे, तो वह मिश्रण जो होगा वह विसमांगी मिश्रण होगा। और जब मिश्रण तो बना है, लेकिन याद रखिए उसमें अनुपात जो है निश्चित कर दिया गया है, तो वह मिश्रण जो है आपको क्या कहा जाएगा? समांगी मिश्रण। अब आपको लगा कि सर निश्चित अनुपात में तो यौगिक में भी तत्व मिल रहे थे, तो उसको आप क्यों यौगिक कह दिए, उसको भी समांगी मिश्रण क्यों नहीं कर दिए? याद रखिए, समांगी मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर यह है कि दोनों में अवयव जो है निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं, लेकिन यौगिक में एक रासायनिक क्रिया के द्वारा मिलते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण में ऐसी कोई क्रिया तय नहीं है। ठीक है, याद रखिए, बेट आउट। आप बताइए ना, जल और आप चीनी को लेते हैं तो क्या उसमें कोई रासायनिक क्रिया होता है? नहीं, बस जल के अवयवी कण है, उसके बीच में जो है चीनी के कण जाकर के सम जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं, तो वह मिश्रण का निर्माण होता है, यानी शरबत का निर्माण होता है। तो समांगी मिश्रण और यौगिक में यह अंतर है कि यौगिक में जो है निश्चित होता है अवयव और समांगी मिश्रण में निश्चित होता है, लेकिन इसमें रासायनिक क्रिया करके बनते हैं, इसमें कोई रासायनिक क्रिया फिक्स नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण, इसमें अवयव के कण जो है निश्चित अनुपात में मिलते हैं और इसमें अनिश्चित अनुपात में। उदाहरण के लिए हवा के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है, हवा के बारे में पूछा गया है प्रश्न ग्रुप डी में कि बताइए हवा क्या मिश्रण है कि यौगिक है कि तत्व है?
क्या है। तो आप देखिए हवा को यौगिक के भी रूप में ले सकते हैं और आप मिश्रण के भी रूप में ले सकते हैं। अगर हवा जो है प्रदूषित है, यानी कि हवा प्रदूषित है, तो आप उसे मिश्रण कह दीजिए, क्योंकि प्रदूषण में फिक्स है ना कितना धूल कण, कितना मिट्टी कण, कितना बालू कण, कितना जलवाष्प, कितना धुआं मिला हुआ है। लेकिन वही हवा जब शुद्ध है, ठीक है, आपको एकदम प्योरली शुद्ध दिया गया, तो आपको तो पता है कि हवा में आपको जो है कितना 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार से जो है हवा में जो है फिक्स होता है मात्रा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। तो जब हवा शुद्ध होगा तो उसको आप यौगिक कह दीजिए। आपसे ऐसे प्रश्न कह दे कि बताइए शुद्ध हवा किसका उदाहरण है, यौगिक, मिश्रण या तत्व। शुद्ध हवा यौगिक का उदाहरण है, लेकिन अशुद्ध हवा मिश्रण का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि हवा को एग्जाम्पल दोनों में दिया जाता है, यौगिक में भी और मिश्रण में भी। तो आप समझेंगे कि सर किसको माने टिक, तो याद रखिए शुद्ध हवा यौगिक का उदाहरण हो जाएगा और अशुद्ध हवा जो है मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए विसमांगी मिश्रण का उदाहरण बारूद, कुहासा, ठीक है। कुहासा आपसे पूछा जाता है, कुहासा किस मिश्रण का उदाहरण है, समांगी या विसमांगी। तो विसमांगी, क्योंकि कुहासा में जो है फिक्स नहीं ना होता कितना जल वाष्प की मात्रा होगी, कितने धुआं की मात्रा होगी, कितना धूल कण होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं। अब देखिए मिश्रण सर मान के चले गलती से मिल गया या जानबूझ के ही मिलाए हैं, उसको फिर हम अलग करना चाहते हैं सर, तो कुछ प्रमुख विधियां, जैसे कि आप तो सिंपल रूप में विधि आप चून करके, छान करके, ठीक है ना, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है रासायनिक विधियां में, जिसे हम कहेंगे रावाकरण, आसमन विधि, उधरोपातन, भाप आसमन, और भी बहुत सारे विधियां हैं। ये सब वो विधियां हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, मिश्रण को आप जो है उसके अवयवों से अलग कर सकते हैं। अब देखिए तत्व को जो है आगे भी दो भाग में बांटते हैं, धातु और धातु। धातु और धातु विशेष रूप से हम धातु और धातु चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। यौगिक, यौगिक दो पदार्थ में होते हैं, यौगिक भी दो भाग में बांटते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। समझिएगा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है, और अकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तत्व के दो भाग, धातु धातु, इसमें तो हम डिटेल धातु धातु चैप्टर में चलेंगे। यौगिक के बारे में आपको बता दें, यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार के, समांगी और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। जिसका अनुपात निश्चित वो समांगी मिश्रण, जिसके अवयव का अनुपात निश्चित नहीं वो विसमांगी मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए। याद रखिएगा तत्व, यौगिक, मिश्रण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आपको जो है याद रखना है तत्व, यौगिक, मिश्रण के बारे में। आइए अब हम आगे समझते हैं कि उधारोपातन क्या है, बाष्पन क्या है, ठीक है। ये सब के बारे में हम अब समझते हैं, ठीक है। तो चलिए समझिए, आइए समझते हैं बाष्पीकरण, उधारोपातन, द्रवनांक, क्वथनांक और हिमांक क्या है, ठीक है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बाष्पीकरण, बाष्पीकरण क्या है। बाष्पीकरण का नाम आप सुने होंगे। देखिए तो बाष्पीकरण, जब द्रव जो है वह बाष्प के रूप में बदलता है तो उसे हम बाष्पीकरण करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब द्रव को बाष्प के रूप में बदलना, जब द्रव को बाष्प के रूप में बदलने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। यानी जब द्रव जो है, आप देखे होंगे ना, आप एक द्रव, आप जल को जो है आप जो है कोई बर्तन में कर करके आप छत पर रख दे धूप में, तो क्या होगा, वह थोड़ा देर में बाष्प बन करके उड़ जाएगा, ठीक है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण। यानी बाष्प बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बाष्पीकरण आप समझ गए होंगे, बाष्पीकरण क्या। अब अगला है उधारोपातन। उधारोपातन वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाए तो वह प्रक्रिया उधारोपातन कहलाता है, ठीक है। याद रखिए जब ठोस द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए, जैसे सर कपूर, कपूर को आप जलाए होंगे तो कपूर को आप देखते हैं, कपूर होता तो ठोस है लेकिन जब उसे जलाते हैं तो द्रव बन के रहता है, नहीं, वो तो सीधा गैस बन के उड़ जाता है। तो वह प्रक्रिया उधारोपातन कहलाती है। और उधारोपातन प्रक्रिया जिस पदार्थ से के कारण, या कहिए कि उधारोपातन का गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है वह पदार्थ जो है उधारोपाती पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या और भी हैं, ये सब क्या उधारोपाती पदार्थ हैं जो करते क्या है तो ठोस, लेकिन जब इसे आप जब इसको क्या करते हैं, देखिए ना, कपूर को जब आप जलाते हैं तो क्या करता है, ये द्रव ना बन करके सीधे गैस में बदल जाता है। तो जो ठोस पदार्थ द्रव ना बन करके सीधे गैस में बदल जाए उसे हम उधारोपाती पदार्थ कहेंगे और वह प्रक्रिया उधारोपातन कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको द्रवनांक और क्वथनांक। देखिए द्रवनांक और क्वथनांक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर द्रवनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। तो समझिए, देखिए द्रवनांक जिस नियत ताप पर कोई ठोस पदार्थ, जब देखिए जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है,
जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसे हम कहते हैं द्रवनांक। यानी जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए तो वह क्या कहलाएगी? द्रवनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलती है वह ताप उस द्रव पदार्थ का क्या कहलाएगी, सॉरी उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगी? द्रवनांक कहलाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बर्फ जो है तो ठोस, बर्फ क्या है? ठोस है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है, यानी द्रव के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं जिनके द्रवनांक और क्वथनांक भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप किताब में देखिएगा, आपको द्रवनांक और क्वथनांक दिया रहता है, आप उसको याद रखें, क्योंकि द्रवनांक और क्वथनांक से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं फिक्स करके। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पर हम लिखे ना बर्फ का द्रव्यमान, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ दी जाएगी कि बताइए बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है, आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, द्रव्यमान जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो वह नियत ताप जो है, जिस नियत ताप पर बदलता है वह नियत ताप उस ठोस का द्रव्यमान कहलाती है। याद रखिएगा, इसमें दाब फिक्स होना चाहिए, दाब बदलते नहीं रहना चाहिए। याद रखें, क्योंकि अगर आप कोई ठोस पदार्थ को जमीन पर अगर आप पिघला रहे हैं या कहीं गला रहे हैं, ठोस से द्रव बदल रहे हैं, तो उसका दाब अलग होता है तो ताप अलग है। लेकिन वही ठोस पदार्थ को अगर आप ऊंचाई पर लेके चल जाएंगे, पहाड़ पर लेके चल जाएंगे, तो वहां पर उसकी द्रव्यमांक बदल जाएगी। तो याद रखिएगा, द्रव्यमांक और क्वथनांक में दाब के, ताप के साथ साथ दाब भी फिक्स होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बर्फ का द्रव्यमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप समझ गए, द्रव्यमांक जिस नियत ताप पर कोई जो है ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है। क्वथनांक जिस नियत ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है। देखिए इसमें क्या था, द्रव्यमांक में था कि ठोस द्रव में बदल रहा था, और क्वथनांक में क्या कि द्रव गैस में बदल रहा है, यानी वाष्प में बदल रहा है, तो वह जो है नियत ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए, द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई द्रव को, जल को लेते हैं, आप गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। मान के चलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनना शुरू हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है उस द्रव का क्या कहला जाएगा? क्वथनांक कहला जाएगा। तो आप क्वथनांक और द्रव्यमांक में अंतर समझ गए होंगे कि द्रव्यमांक ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, और क्वथनांक द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिए। और एक है हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव जमता है, जिस ताप पर कोई द्रव जमता है वह ताप क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमांक। तो देखिए, हिमांक और द्रव्यमांक जो है ये दोनों जो है बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। याद रखिएगा, बर्फ का द्रव्यमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, क्योंकि जल जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बर्फ का द्रव्यमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, द्रव्यमांक, क्वथनांक और हिमांक आपको याद हो गया। अगर नहीं याद हो तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा ढंग से हम यहाँ पर परिभाषा लिख दिए, आप इसको नोट करें और याद करें। तो याद रखिएगा, आप जब तक नोट करके रिवाइज उसे ना करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। और याद रखें, आप इसको आसानी में ना लें, इसको आप हल्के में ना समझे। बड़े बड़े परीक्षाओं में जब छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ दी जाती है ना, तो इंसान फंस जाता है और नौकरी हाथ से चली जाती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से आज पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। ठोस किसे कहते हैं, द्रव क्या है, गैस क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, और ये सभी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गया। अगर आपको जो है हमारा पढ़ाने का अंदाज और पढ़ाई अच्छा लगा तो आप क्या करें, हमारे वीडियो को जो है साइंस की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो जो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। जय हिंद।